वेलकम बैक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, मेजर जनरल एसबी अस्थाना, मेजर जनरल ए.के. सिवाच और एयर कमोडोर ए.एस. बैल हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं कश्मीर में भारत की अगली चुनौती की। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद विशेष इंतजाम किए गए हैं। समझा भी जा सकता है कि क्यों ये एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है हमारे देश के लिए और सुरक्षा बलों के लिए। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली यात्रा पहली बार 38 दिनों की होने जा रही है। यात्रा की अवधि पिछले साल के 52 दिनों के मुकाबले घटा दी गई है। इस बार 38 दिन यात्रा होगी। जो यात्रियों के काफिले होंगे उनकी सुरक्षा के लिए जैमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार। यात्रा के रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को सबसे बड़ा झटका लगा था, इसलिए अलग अलग सियासी दलों के नेता अब श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में जरूर आने का न्योता दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ हैं, ये भी जो है हार्डलाइनर मानी जाती हैं, लेकिन ये पहलगाम पहुंची हैं और वहां उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि इस बार यात्रियों की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए और हर यात्री की सुरक्षा हर कश्मीरी की जिम्मेदारी है, ये उन्होंने साफ कहा। फिर चाहे वो घोड़े वाला हो, खच्चर वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, आम कश्मीरी वो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि ये यात्रा, अगर इस यात्रा में कहीं भगवान न करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर ये वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसलिए आप वो भी खुलकर अपील कर रही हैं कि बड़ी तादाद में यात्री भी आएं और हर कश्मीरी उनकी सुरक्षा करे। अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था। उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ मेरी गुजारिश है, श्राइन बोर्ड के जो इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा, यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं। इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़े इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी वापस जाएंगे। देखिए, यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल होते हैं उनके मन में केवल भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते इस किस्म के जैसे हालात पहलगाम बने या उसके बाद बने, तो यात्री तो आएंगे ही। महबूबा मुफ्ती को ये जब कहना पड़ता है कि कश्मीरी इस बार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, तो वो ये बताता है कि अब उनको ये समझ में आने लगा है कि अगर ये टूरिस्ट नहीं आते, यात्री नहीं आते, तो आम कश्मीरी के जनजीवन पर, उसकी ज़िंदगी पर कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं जो सुरक्षा यात्रियों की है उसकी। जनरल साहब सिवाच साहब हमारे साथ हैं, मुझे बता रहे थे कि खुद यात्रा उन्होंने भी जो है उसको भी करवाया हुआ है सर 2006 में। हाँ, तो इस बार 50,000 लोग लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी है। तो देखो, बिल्कुल देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा कि यात्रा 2 जगह से होती है। एक होती है नॉर्थ कश्मीर से, एक साउथ कश्मीर से। जो साउथ कश्मीर वो पहलगाम से स्टार्ट होती है और उसको लगते हैं 4 से 6 दिन, और जो नॉर्थ कश्मीर है वो है बाल्टाल और उसमें लगते हैं बेसिकली 2 से 3 दिन। अब आप में इसमें फ़र्क क्यों है? क्योंकि जो बाल्टाल वाला रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर छोटा है, और पहलगाम वाला जो रास्ता है थोड़ा सा आसान है मगर दिन ज़्यादा लगते हैं। पहलगाम वाला जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अब सच्चाई है कि इसके ऊपर इकॉनमी पूरी डिपेंडेंट है। देखो, पहली बार जब पहलगाम में अब अटैक हुआ, यात्रियों को मारा गया, जो एक प्रकार टूरिस्ट को, तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब इकट्ठे थे और उसका सबसे इम्पैक्ट हुआ था इकॉनमी पे। और इकॉनमी पे जो हो रहा था कश्मीर का, वो एक प्रकार से जो 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं उसमें एकदम
ठप हो गया था। और इसीलिए लोगों ने ये कहा था कि आने वाले समय में हम चाहते हैं टूरिस्ट आए, और इसीलिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कहती हैं कि अमरनाथ यात्रा जो कि 38% आपकी इकोनॉमी में देता है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। जो यात्री पहले नहीं आए थे अब श्रद्धालु आए। यात्रा केवल 38% 38% रेवेन्यू जो 3 महीने के अंदर, अच्छा 3 महीने के रिव्यू में यात्रा देती है। तो वो ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा आए, देखो क्या होता है कि उसके अंदर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी कश्मीर वैली की। आपके पास कुछ घोड़े वाले हैं, कुछ वैसे यात्रियों को लेके जाते हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस हैं, टूरिस्ट आएंगे तो वो घूमेंगे भी। तो ये सच्चाई है, ये जरूरी है। आज अगर आप यात्रा करा रहे होते सर पहलगाम हमले के बाद, चैलेंज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो सच्चाई है कि एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज तब भी था और अब भी है। कि जो आपने बताया 581 की जो कंपनियां लगे हैं, मुझे याद है नॉर्थ वाला जो रूट था हमने बाल्टाल वाला किया था, और उसके लिए आपको 1 से 1.5 महीना पहले ही आप कर देते हो, और जितने भी हाई फीचर्स हैं ऑन द आइदर साइड उसको आप एक प्रकार ऑक्यूपाई करते हो, डोमिनेट करते हो, और गुफा के अंदर आप कम से कम 3 टियर लगा लेते हो। और इसका मतलब यह है कि काफ़ी अंदाजे से जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स प्लस राष्ट्र राइफल भी लगती है, कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस का भी इस्तेमाल होता है जहां आपको खतरा ज़्यादा लगता है। मगर क्योंकि अब पहलगांव हो गया था, इसलिए आप देखें सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। वो 52 दिन से 38 दिन कर दिया गया। 581 पहले करीब 300 के करीब जो कंपनियां लगती होंगी, इस बार बढ़ा के इतना अंतर, ऑलमोस्ट डबल। वो उसकी वजह, क्योंकि ये अब चाहते हैं एक मैसेज भेजना कि सब ठीक है, लोग आए, टूरिज्म बहुत बड़ी चीज है कश्मीर घाटी में, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये भारत सरकार और कश्मीर के लोग दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि ये सुरक्षा, ये अमरनाथ यात्रा पूरी सुरक्षित तरीके से हो जाए। सर क्या कोई आप अमरनाथ यात्रा को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं या नहीं? इतना बंदोबस्त होता है कि चिंता नहीं की बात नहीं। ऐसे है कि जो जिस इलाके से दोनों रूट ये गुजरते हैं, चाहे पहलगाम वाला रूट हो चाहे बाल्टाल वाला रूट हो, ये पहाड़ी इलाके हैं। और पहाड़ी इलाके 2 तरह के होते हैं। एक तो पहाड़ों में जहाँ की आपको इतनी वेजिटेशन या इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको छुपाव दे सकें। इस रूट में वो भी है, छुपाव वाले रास्ते भी हैं जहाँ की छुपाव मिल सकता है आपको, और ऐसे रूट भी है कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे। सवाल ये है कि कितनी भी आप सुरक्षा कर लो, जो रूट के ऊपर कितने भी लोग लगा लो, पहाड़ी इलाके हमेशा ऐसे होते हैं और इस तरह की टेरेन होती है ये कि अगर कुछ कोई करना चाहेगा तो उसके लिए मौका फिर भी अवेलेबल है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं मानता हूं कि सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं उन्हीं का नहीं, सिर्फ सुरक्षा में जो लोग यहाँ पे अभी इन्वॉल्व हैं सिर्फ वही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा होगा। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो भी तैयार रहे, और पाकिस्तान को एक तरह से मैसेजिंग दी जा रही है कि 22 अप्रैल के हमले के बाद वही पहलगाम है जो एक रूट वहाँ से शुरू होता है, और वहाँ से इन लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने लिया है, पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब इंतजामों के बावजूद जब तक ये यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है 29 दिनों की बहुत बड़ा चैलेंज ये है। और चैलेंज जो है इस बात को लेकर के नहीं है कि हमारे पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, इंतजाम एक तरफ, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है रूट की वो दूसरी तरफ। और सबके लिए सर साथ में ये भी कि आतंकवादी चाहे पहलगाम के थे चाहे किसी भी अटैक के, लोकल सपोर्ट के बिना तो ऑपरेट कर नहीं सकते। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो इसमें कोई तो कश्मीरी जो है ओवरग्राउंड वर्कर हो, अंडरग्राउंड वर्कर हो, किसी को तो कोई तो मदद करता है, ठहराता है, रात को रुकने की जगह देता है, खाना देता है, सब कुछ। तो जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो उन्होंने इस हवाले से तो नहीं कहा, लेकिन ये एक मतलब ही है उनकी बात का। अगर वो कहती हैं कि कश्मीरी आम लोग जो है, जनता, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, तो मतलब ये मैसेज ये भी है कि भाई आपके बीच में जो ऐसा एलिमेंट है उसको दबा के रखना, वो सर ना उठाए। पॉइंट यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा, अगर मैं वहाँ पे हूँ इस समय सुरक्षा के इंतजाम के लिए, तो मेरी सबसे बड़ी जो एंग्जाइटी है वो ये रहेगी कि जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम के हमले में अपना अंजाम दिया उसको, वो अभी भी उसके बारे में हमें पुख्ता खबर नहीं है कि कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए। ये जो एक गैप है, ये जो एक इंफॉर्मेशन जिसकी नहीं हमें मालूम है, ये मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इस बात की होती कि ये इनका क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए। और इसको जो है ये कहते हैं ना जिसको कि नैगिंग फेयर, वो हमेशा ही रहेगा जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम करने वाले लोग। एक चीज बता दूं मैं, आप बता देना। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है पहलगाम के बाद, आज तक कभी भी आतंकवादियों ने
यात्रा को या टूरिस्ट को हिट नहीं किया था इस स्केल पे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म नहीं आएगा तो लोग भूखे मरेंगे। कश्मीरी नहीं करता था जो लोकल टेररिस्ट था, और इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान के आईएसआई के फुटप्रिंट है, पाकिस्तान के। और जो एक जनरल साहब ने बात की कि वो मिले नहीं है, मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल मरेंगे, उनकी ज़्यादा लाइफ है नहीं, 4 से 6 महीने से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था ओवरग्राउंड वर्कर्स का, तो यहां पे इंटेलिजेंस का एक मेजर रोल प्ले करेगा, और इस वजह से जो लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस होती है, खासकर जो पुलिस अपनी नेटवर्क बनाती है, आर्मी तो अपनी बहुत ही अच्छी बनाती है, लेकिन साथ साथ में जो लोकल पुलिस का नेटवर्क है, और ये मैसेज जो दिया है अभी, और ये मैसेज जाएगा सब जगह पे कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि कोई चीज खराब होने वाली है, तो इमीडिएटली सही एजेंसीज को आप जाके बताइए। तो ये मैसेज वहां तक भी जाएगा, और मुझे ये लगता है कि इस बार इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी बहुत बड़ा फोकस होगा। और सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद 1 महीने के बाद यात्रा होने जा रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बुद्धि फिर जाए और वो कुछ कोशिश करे, या वहां बैठे आतंकवादी लोग जो हैं वो कुछ टारगेट करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोशिश तो पाकिस्तान कभी भी कर सकता है, उसमें उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी भी हम आराम से बैठ सकते हैं ये सोच के कि नहीं अभी, पर ये सोचते हुए कि अभी भाई हमें एक बड़ी चीज होके हटी है। वो तो नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि कोशिश इसीलिए इतनी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की स्क्रीनिंग, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी स्क्रीनिंग, जैसे घोड़े वाले हो गए, बाकी उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट या जो भी उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पहले भी आपने भी बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के बिना और स्लीपर सेल्स के बिना ये ऐसी वारदातों को अंजाम देना मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी, और मेरा अपना मानना ये है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और इसके अंदर चांसेस बहुत कम है। और मैं अपनी तरफ से भी पूरे देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि इसमें घबराएं मत, और अमरनाथ यात्रा पूरी की पूरी तरीके से पूरे जोश से अमरनाथ यात्रा होनी चाहिए, और बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने भी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी। और एक जागरण हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के बाद में कि इस किस्म की वारदात से हमें कितना नुकसान होगा। और इसीलिए आप देखें, महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर जो कि पहले बहुत समय तक एक माना जाता है कि सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहते थे, हाँ, उनकी मदद करती रहती थी या उनके लिए सॉफ्ट थी, अभी वो भी इस किस्म की बातचीत कर रही हैं, क्योंकि इन लीडर्स को भी ये पता है कि अगर कश्मीर का टूरिज्म बंद हुआ तो उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा पावर में। अच्छा, इसकी एक और वजह है सर, आपने अच्छा बोला कि महबूबा मुफ्ती को भी इतनी चिंता हो रही है यात्रियों की। उसकी एक और वजह यह है कि पहलगाम हमले के बाद जो वहां लोकल घोड़े वाले और दुकानदार वगैरह थे, उन सबसे पूछताछ हुई, और वो पूछताछ अभी भी हो रही है। तो ये बार बार अपने भाषण में ये भी अपील करती हैं कि सरकार थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उनके ऊपर इतनी सख्ती ना करे। उनको बार बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है तो उनको दूर श्रीनगर जाना पड़ता है। तो ये उनको वो ये भी कह रही हैं। और तो लेकिन अच्छी बात है, किसी भी वजह से अगर वो ये समझाने में कामयाब हो जाएं एक आम कश्मीरी को कि आपके बीच में अगर कोई भी ऐसा तत्व है, आतंकवादी तत्व, तो वो आपका नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। अब एक बड़ी खबर और आपको देता हूं। भारत को अपने जो फाइटर जेट्स की संख्या है उसको बढ़ाना है, ये तो सब जानते हैं। रूस ने भारत को Su-57E इन फाइटर जेट्स की पेशकश की है, ये खबर भी आपको हमने बताई थी। लेकिन इसमें अब सिर्फ विमान नहीं, बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और भारत में स्थानीय उत्पादन सब शामिल है। Su-57E दरअसल रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इसका डिजाइन, इसकी स्टेल्थ तकनीक और एडवांस्ड हथियार प्रणाली इसे दुनिया में किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। Su-57E एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका स्टेल्थ डिजाइन है, और ये रडार की पकड़ से बचता है। इसमें इंटरनल वेपन बे है जो हथियारों को छिपाए रखने में कामयाबी देता है। इसमें घुमावदार एयर इनटेक है जो इंजन को छिपाता है। आईसा रडार इसके अंदर लगी हुई है। और एक बहल साहब इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे कि क्यों ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जो आपने अभी, क्योंकि किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन फिर भी जो चर्चाएं हैं कि राफेल विमान जो अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए, ये सोर्स कोड वाली बात वहां भी उठी थी
कि फ्रांस आपके साथ वो सोर्स कोड शेयर नहीं कर रहा है। सोर्स कोड का मतलब मिराज का भी कि नहीं आप दिया। अपनी तरीके से उसमें इक्विप नहीं कर सकते, वेपन्स नहीं लगा सकते हो। तो इन्होंने ये कहा है कि आप जो अपने सुखोई विमानों को अपग्रेड कर रहे हैं जिस तरीके से, वो सारा अपग्रेड जो स्ट्रक्चर बनाकर हम आपको इस विमान में लगाकर देने के लिए तैयार है। ये वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार भारत के अंदर ही बनेगा, ये मॉडर्न, और ये 4.5 से भी ऊपर जाता हुआ 5th जनरेशन की तरफ ये रेडार बनेगा। दूसरी चीज है मिशन कंप्यूटर। मिशन कंप्यूटर भी भारत में बनेगा। ये जो सोर्स कोड की बात आती है, ये ज्यादातर रेडार और मिशन कंप्यूटर पे आती है। और मिशन कंप्यूटर क्या करता है? सभी चीजों को इंटीग्रेट करता है। रेडार के भी इनपुट्स को इंटीग्रेट करता है, वेपन सिस्टम्स के भी इनपुट्स को रेडार के साथ मिक्स करते हुए ये बताता है कि ये वेपन सिस्टम इस रेंजेस के अंदर कहां पे फायर होती हैं। तो ये मिशन कंप्यूटर को अगर सोर्स कोड हमको मिलता है और हम भारत में ही बनाएंगे, इसका मतलब है कि ना केवल जो वेपन सिस्टम इसमें अब इस्तेमाल होंगे, जैसे एस्त्रा 1 की जगह एस्त्रा 2 भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ये वाले वेपन सिस्टम्स, या फिर रुद्रम हो गई मिसाइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। भारत के अंदर बड़ी अच्छे सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स, और वो वाले वेपन सिस्टम्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहां तक कि जो हमारे अब एमका बनने जा रहा है, जिसका लास्ट ईयर मार्च 2024 के अंदर 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रोटोटाइप्स के लिए। तो इस एमका के अंदर जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज आएगी, क्योंकि साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, वो भी अपग्रेड हो सकती है। अमेरिका कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता। साथ में ये जहाज Su-57, इसकी कीमत सिर्फ 35 से 40 मिलियन डॉलर है। आपको पता भी नहीं होगा कि LCA Mark 1A की कीमत 67 से 68 मिलियन डॉलर है। यानी कि LCA Mark 1A जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन की जो कॉस्ट है वो उससे भी सस्ती है। और साथ में इसमें जो टेक्नोलॉजीज भारत को मिलेंगी, वो टेक्नोलॉजीज हम अपने एमका के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना केवल हम मॉडर्न वेपन सिस्टम्स टाइम बाय टाइम उसके अंदर ला सकते हैं, हम 5th जनरेशन को अपग्रेड करके 6th जनरेशन जब जाना चाहेंगे, तब हमारे पास वो बेस होगा, हमारे पास वो कोड्स होंगे, हमारे पास वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो वहां से आती है वो होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जंप होगा। अगर हम F-35 लेते हैं तो F-35 के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें हम Su-30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Su-57 की जो रेंज है 3,540 किलोमीटर, ना J-35 मैच कर सकता है, ना F-35 मैच कर सकता है उसको। उस 10 टन वेपन लोड कैरिज कैपेबिलिटी है, वो दोनों जहाज नहीं मैच कर सकते, ना J-35 ना F-35। ऊपर से भारत में बनेगा, भारत की टेक्नोलॉजी यूज कराएगा, भारत के बेस्ट सिस्टम्स उसके अंदर होंगे। पाकिस्तान J-35 विमान जो है, सबसे मॉडर्न जहाज चाइना का, वो खरीदने जा रहा है और उसको 40 जहाज जो है इसी साल 50% चाइना जो है 50% डिस्काउंट पे, हाँ, फिर नुकसान का है वो डिस्काउंट की चीज खरीदेगा। सबसे बड़ी लेकिन वो ये जहाज ले रहा है, मतलब सीरियस नोट पर। मैं जानना चाहता हूं सर, हम ऑफिशियली कहां खड़े हैं अभी? अब ये तो पुरानी बात हो गई कि भारत को इतनी स्क्वाड्रन चाहिए, इतनी स्क्वाड्रन है, हमें जहाज तो चाहिए। और हम ऑफिशियली हमारा स्टैंड क्या है, कब लेने हैं? क्या हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की कगार पे हैं एक्चुअली? नहीं, बिल्कुल कगार पर हैं, क्योंकि ऐसा है, जो हमारा AMCA बनेगा उसमें बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी नहीं बन सकता। हमारी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए, और ये इस फैक्ट से, क्योंकि हमारे पास बाकी सारा इक्विपमेंट भी रशियन है, और इसलिए हमें उसको मैच करने में भी आसानी होगी। तो हाँ, अच्छा, और दूसरी चीज़ है, रूस काफ़ी रिलायबल पार्टनर है, ये दूसरी चीज़ बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ को मद्देनज़र, लेकिन अभी क्या है कि फ़र्क क्या पड़ रहा है, अमेरिका से एक ट्रेड डील साइन कर रही है, उसने भी थोड़ी सी टांग अड़ा रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके एक ये भी बातचीत चल रही है, अमेरिका हमारे भारत को एक किस्म से कॉशन के ऊपर डाल रहा है कि अगर आपने ये लिया तो मैं आपको काटसा के ऊपर डाल दूंगा। सैंक्शन लगाएगा। हाँ, सैंक्शन लगाने का, काउंटरिंग अमेरिका, काउंटरिंग अमेरिका, मतलब अमेरिका के दुश्मन से जो भी डील करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। ये उस पूरे प्रोविजन एक उनका कानून है। ये वो ऑफिशियली धमकी दे चुका है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली दबाव है, उसका दबाव है। S-400 में भी किया था उसने। उसमें लगाई नहीं, S-400 के टाइम में भी धमकी दी धमकी थी, दी। लेकिन भारत आगे हो गया और भारत ने बोला कि ठीक है भैया, तुम्हें जो करना है करो, हमने तो ये कर रहे रहा हूँ। मगर इस केस में भी हो सकता है कि भारत उस चीज़ को ना माने, क्योंकि F-35 उनका जो F-35 है वो हमें नहीं सूट कर रहा, बिल्कुल बहुत महंगा है और मैच नहीं करता बाकी चीज़ों से। रफेल जो है, रफेल हमने ले लिए, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए तो हमने रफेल का ऑर्डर दे दिया है, तो वो रफेल तो आएंगे ही आएंगे। 26M। हाँ, अब उसके बाद जो है आगे हम
राफेल हमें उसके लिए जो आगे के लिए हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो अभी कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में रशियन हवाई जहाज जो है वो जाहिर है कि थोड़ा बेटर वो कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। ये बात सही है कि रूस सारे कंसेशन दे रहा है, और मेरा भी अपना मानना है, पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि हमें रूस रशियन का जहाज खरीदना चाहिए हमको। सर लेकिन एक आपने जब फ्रांस से खरीदे, हम फ्रांस से खरीदने वाले थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाने वाले थे खुद। बिल्कुल, ओरिजिनल डील 126 होती जो 10 साल में हम पूरी नहीं कर पाए। मोदी साहब ने आकर के कहा कि फ्लाईवे कंडीशन में ये 36 जहाज खरीद लो पहले, अभी की रिक्वायरमेंट पूरी करो। उस बात को भी अब 7-8 साल ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया सर, 2018 में वो डील हुई थी। तो वो पर 7-8 साल हो। 126 की थी। हम आज भी फ्लाईवे कंडीशन में जहाज खरीदने की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, ये फ्लाईवे नहीं है, ये तो भारत अभी तो आप लेंगे ना, जो आप बनाएंगे वो तो तब बनेंगे। नहीं, आप इसका मैं छोटा सा हम clarification मतलब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं थिंकिंग मतलब हमारी जो सोच रही, जो प्लानिंग रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये पुरानी सरकार में भी और इस सरकार में, दोनों में भी। नहीं, मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं इसमें। ऐसा था कि उस समय भी रिक्वायरमेंट तो हमारी हमेशा से रही है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था, रूस भी तैयार नहीं था उस समय। तो अब क्या है कि अब रूस बोल रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दूंगा।